हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th भूगोल का जो आपकी सेकेंड बुक है वो शुरू हो रही है, जिसमें आपको भारत के बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर फर्स्ट है आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। या पार्ट से आपको पता होना चाहिए कि हमको किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, घनत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट बुक पढ़े होंगे भूगोल का कायदे से, तो चैप्टर सेकंड पूरा इसी में है। बस क्या करना है, आपको भारत के संदर्भ में वही चीजें लिखनी है। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आज मैं आपको जनसंख्या वितरण पढ़ाऊंगा। प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, दीर्घ उत्तरीय में ही पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे समझना पड़ेगा, मैं इसको शुरू से समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें इनमें दो पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट है जनसंख्या का वितरण, तो हमें भारत के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या का वितरण यानी पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर जनसंख्या फैली हुई है, किस तरह से फैली हुई है, कहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर कम लोग रहते हैं। जैसे देखिए जनसंख्या वितरण, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, आपका बिहार में है, महाराष्ट्र में है, यानी इन सभी जगहों पर जनसंख्या ज़्यादा है। और आपका जनसंख्या भारत में कहाँ कम पर दिखाई देता है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश चले जाइए और आपका सिक्किम चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, यहाँ पर जनसंख्या कम होती है। अब उसका कारण हमको कहाँ बताना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट में बताना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा जनसंख्या का वितरण यानी पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या कहाँ कहाँ पर किस तरह से फैली हुई है, इसी सब चीजों के बारे में उसमें समझना है। प्रश्न बनेगा क्या, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो हमें भारत के संदर्भ में बताना है। तो यहाँ पर पहला हम पॉइंट दिए हैं जलवायु, दूसरा है धरातलीय स्वरूप, तीसरा है नगरीकरण, चौथा है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, पांचवा है क्या, अन्य कारक। इसी तरह से आपको भी पॉइंट देकर उसमें लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। जलवायु जो होती है वो भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। कैसे, अब यहाँ पर जैसे देखिए, जहाँ पर आप देखिए सम जलवायु है, जहाँ पर सम जलवायु है यानी आपको जहाँ पर समय से क्या हो, बरसात हो, समय से ठंडी हो, समय से गर्मी पड़े, वहाँ पर क्या होता है, आपका जो जनसंख्या का घनत्व होता है ज़्यादा देखने को मिलता है। उनके कंपैरिजन में जैसे राजस्थान के साइड का मैं बात करता हूँ। अब राजस्थान के साइड में क्या होता है, दिन में भीषण गर्मी पड़ती है और वहीं पर रात में क्या होता है, ठंडी पड़ती है। समझ रहे हैं कि नहीं, कंबल ओढ़कर सोना पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो भौगोलिक क्षेत्र है वह उस हिसाब से नहीं है। जैसे कोई बालुई वाले क्षेत्र होते हैं वह दिन में बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रात में वो बालू क्या होती है, ठंडा होती है, जिससे वहां की जलवायु पे भी असर पड़ते हैं। तो पहला कारण तो आपको अच्छे से समझा दिया गया। जैसे मान लीजिए जो आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ की जलवायु आप देख लीजिए, और जो आपका मध्य भारत है उसके देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, बिहार देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप पाएंगे कि इस समय यहाँ पर कम ठंड पड़ रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर वगैरह में चले जाइए बहुत भीषण ठंडी पड़ रही है। तो जलवायु भी क्या होता है, वो जनसंख्या को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए उधर लोग कम रहते हैं और मध्य भारत में लोग ज्यादा रहते हैं। तो जलवायु के बारे में आपने समझ लिया। दूसरा है धरातलीय स्वरूप। तो धरातलीय स्वरूप भी क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे देखिए भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ से पंजाब है, आपका क्या कहते हैं, पंजाब के बगल में क्या कहते हैं यार, हरियाणा साइड है, इन सभी लोग जगहों पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि धरातलीय स्वरूप इन सभी का क्या है, समतल है। और एक कारण और है जिसको आपको इसी में बताया जाएगा, हाँ इसी में बताना उचित है। जैसे देखिए जो नदियां बही हुई हैं तो उसके आसपास गंगा तटी मैदान यानी जितनी भी नदियां हैं उनके बगल में क्या मैदान का विकास हुआ है,
तो जब मैदान का विकास हुआ है तो नदियां ऊपर से क्या अवसादों को यहाँ पर मैदान में लाकर छोड़ देती हैं, जिससे कृषि अच्छे से हो सके, लोग अपना घर, इसलिए जो आप ये वाला एरिया देखते हैं जो नदी तटी एरिया होते हैं वहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है। पहली बात तो कृषि भूमि मिल जाती है बहुत बढ़िया से, जिससे वह खेती कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो धरातलीय स्वरूप के बारे में और अब मैं बताता हूँ, जरा इस चीज को सुनिएगा। जैसे देखिए पठारी क्षेत्र है और आपका एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक आपका समतल भूमि क्षेत्र है और एक आपका बलुई क्षेत्र है। बलुई क्षेत्र का तात्पर्य आप लोग राजस्थान से लीजिएगा, पठारी क्षेत्र का तात्पर्य आप दक्षिण भारत की तरफ से ले सकते हैं, मध्य प्रदेश से, और आपका पर्वतीय क्षेत्र जो आपका हिमालय पर्वत से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक आप लगा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। जहां पर धरातलीय स्वरूप है, समतल मैदान है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। उसके अन्य कारक हैं, अगर मैं बताता चलूं तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर धरातलीय स्वरूप जहां पर समतल रहेगा वहां पर कृषि आसानी से की जा सकती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से हो सकता है, सड़कें आराम से बनाई जा सकती हैं वहां पर, और तमाम प्रकार की कल फैक्ट्रियां भी आसानी से स्थापित की जा सकती हैं। वहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों को बनाना बहुत ही कठिन भरा काम होता है। कोई भी चीज वहां पर ट्रांसपोर्ट की अगर जैसे आप सुविधा फैलानी हो, कभी समझ लीजिए जैसे लैंडस्लाइड हो गया तो समझ लीजिए रोड क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जिनकी वजह से लोग धरातलीय स्वरूप को देखते हुए जनसंख्या का घनत्व जो समतल मैदानी क्षेत्र है वहां पर बढ़ा देते हैं। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। नगरीकरण। नगरीकरण भी क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। कैसे? जैसे देखिए जब नगरों का विकास हो गया तो नगरों में आपको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा सबका भी क्या हुआ, विकास हुआ। वहां पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलने लगी। तो लोग क्या किए, गांवों को छोड़कर नगरों में चले आए। किस लिए? जिससे उनको पैसा थोड़ा अच्छा खासा मिल सके, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, स्वास्थ्य, कोई बीमार हो घर का तो उसे इलाज करा सकें। जब पैसा रहेगा तभी ना इलाज करा पाओगे। इसलिए नगरीकरण भी क्या हुआ, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा दिया। अब यहाँ पर देखिए कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता। तो कृषि योग्य भूमि भी क्या होती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर सबसे ज्यादा कृषि कार्य की जाती हैं। लगभग 75% जनसंख्या या 72% जनसंख्या वो कृषि कार्यों में क्या है, संलग्न है, यानी लगी हुई है। तो सोच लीजिए जब इतनी भारी जनसंख्या अभी भी कृषि कार्य कर रही है तो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक सेक्टर वाले कितने कम हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसीलिए जो कृषि योग्य भूमि होती है वहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। उदाहरण आप हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो समतल है और नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनसे जो पूरा पटा हुआ क्षेत्र आपका समतल मैदानी क्षेत्र बना, जिससे लोग वहां पर क्या करते हैं, कृषि आसानी से कर सकते हैं। वहां पर उनको भूमि अच्छी मिलती है, कृषि करने के लिए उनको सिंचाई के साधन भी मिल जाते हैं, नदियों के पानी आराम से उनको प्राप्त हो जा सकते हैं। नदियों से क्या, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमारे गांव में तो नदी है ही नहीं, तो जो नहर आपके गांव में आया हुआ है वह भी किसी नदी का पानी ही आता है। तो इन तमाम प्रकार की सुविधाओं के होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या काफी भारी हो जाती है। चलिए अन्य कारक में आप क्या बताएंगे, अन्य कारक में आप लिखिएगा ऐसे क्षेत्र जहां पर कल फैक्ट्रियां विकसित हुई हो, यानी परिवहन की सुविधाएं विकसित हो, स्वास्थ्य सेवा संबंधी और चिकित्सा और आपका शिक्षा संबंधी जैसे विद्यालय खुले हों, ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बढ़ाव आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जहां पर ये इतनी अच्छी सुविधाएं आपको मिलेंगी तो लोग क्या अन्य क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों में आ जाएंगे। तो अन्य कारक में यही सारी चीजें आप लिखेंगे। तो आपका कंप्लीट हुआ जनसंख्या वितरण, और आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक कहानी के तौर पे बताया हूं, अब इसे लिखना और समझना आपके ऊपर है, अब किस तरह से आप समझे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।